नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिव गौतम। बड़ी खबर आ रही है, एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और उन्होंने महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से आते हैं और आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं तमिलनाडु के, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है एनडीए की तरफ से। इस खबर के आने के बाद में उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। बहुत से नाम चलाए जा रहे थे, कोई थावरचंद गहलोत का नाम ले रहा था, कोई आरिफ मोहम्मद खान की बात कर रहा था, कोई और भी दूसरे कई लोग थे जिनके नामों पर चर्चा हो रही थी और हर एक नाम के पीछे अपने अपने कारण बताए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इसलिए इन्हें बनाया जाएगा, इसलिए इन्हें बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से एक रणनीति रहती है कि वो जो कोई निर्णय लेते हैं उसकी कल्पना लोग उतनी आसानी से नहीं कर पाते जितने दूसरे लोगों के बारे में प्रिडिक्शन हो जाता है। और इसी तरीके से ये जो नाम सामने आया है उसके पीछे की अब वजह लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु से आने की वजह से इनका एक प्रभाव तो ये रहेगा कि तमिलनाडु में जिस तरीके की एक उत्तर विरोधी राजनीति चलती है, खासकर भाजपा के विरोध में जिस तरीके से वहां पर सनातन का भी विरोध कर दिया जाता है, उन लोगों को जबरदस्त झटका लगेगा क्योंकि अब उनकी उम्मीदवारी का विरोध ना डीएमके कर सकती है ना एआईडीएमके कर सकती है। हालांकि एआईडीएमके तो पहले से सपोर्ट में रही है एनडीए के, लेकिन डीएमके जिस तरीके से विरोध करती रही है मोदी सरकार की नीतियों का और उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा नीति का भी विरोध किया, उनको एक बड़ा झटका इस बात से लगेगा। दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब जिस तरीके से काम करते थे, क्या राधाकृष्णन उस तरीके से काम कर पाएंगे? तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है क्योंकि इनका अपना एक 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1998 में और 99 में। इसके अलावा ये कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, ये झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, तेलंगाना का चार्ज इन पे रहा था और पुदुचेरी के भी ये उपराज्यपाल रहे हैं और वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो राजनीतिक के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव भी उनके पास है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में इनकी जो जड़ें हैं वो गहरी है और इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा कि उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद तमिलनाडु से अपने एक नेता को उपराष्ट्रपति पद पर भेजा है। हालांकि अभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जो समीकरण है राज्यसभा के उसके हिसाब से और लोकसभा में तो पहले से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है ही, तो उनके चुने जाने का कोई भी संदेह नहीं है। हालांकि जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि वो विपक्षी पार्टियों से बात करेंगे और सीपी राधाकृष्णन, जो कि उनका असली नाम चंद्रपुरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन है, उनके पक्ष में निर्विरोध उनके चुनाव की कोशिश करेंगे और इस पर कुछ नेताओं से बातचीत भी हो रही है। इससे पहले विपक्ष की तरफ से यह संकेत दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जैसे ही अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा तो विपक्ष भी अपना कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे आने के बाद में इस बात में संदेह पैदा होता है क्योंकि डीएमके कम से कम इस मुद्दे पर तो विरोध नहीं करेगी क्योंकि तमिलनाडु की अस्मिता की बात है। तमिलनाडु के लोग भी इससे नाराज होंगे कि एक तमिलनाडु के व्यक्ति को जब उपराष्ट्रपति बनाए जाने की बात आई तो डीएमके उसका विरोध कर रही थी और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जिस राज्य से अगर कोई कैंडिडेट आता है और उसमें विपक्षी पार्टी भी उसका समर्थन करती ही करती है, तो अब तय मानकर चलिए कि चुनाव जिस दिन भी होगा, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, उस दिन सीपी राधाकृष्णन का भारत का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है और लोग तुलना भी करना शुरू करेंगे कि क्या ये जगदीप धनखड़ की तरह से विपक्ष को कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसमें आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से उनका कैरियर रहा है
उस तरीके से वो किसी भी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके अंदर विश्वास जताया है, एनडीए ने उनके अंदर विश्वास जताया है और इसीलिए अब वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर राज्यसभा की कार्यवाही को भी उसी तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे जैसे पहले भी उपराष्ट्रपति करते रहे हैं। हर एक नेता की अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ संदर्भ होते हैं, कुछ उनकी बैकग्राउंड भी डिपेंड करती है, लेकिन इस पूरे के पूरे वाकये से ये स्पष्ट हो गया है कि पीएम मोदी ने इस नाम की घोषणा करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है, जो तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लगभग तय करेंगे। इससे पहले जिस तरीके से तमिलनाडु में के अन्नामलाई को अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने बहुत काम भी किया था, रोड शोज किए थे, बीजेपी का वोट शेयर भी उनकी वजह से बढ़ा था। उसी कड़ी में इस कदम को देखा जा सकता है कि जो एक कोशिश है बीजेपी की, खासकर नरेंद्र मोदी की, कि ये जो साउथ नॉर्थ की एक खाई खोदने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, उसको किसी तरीके से पाटा जाए। और इस निर्णय के बाद उस कड़ी में एक बड़ा मुकाम हासिल होता हुआ दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत।